बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रोज़ा और सेहत के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा शकूर। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप सब लोगों का रमज़ान जो है वो बहुत अच्छे तरीके से गुजर रहा होगा, ढेरों इबादत आप कर रहे होंगे और उसी के साथ साथ अपनी हेल्थ का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। जनाब, रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना है और उसमें लोग ये शिकायत करते हमें अक्सर नज़र आते हैं कि सर दर्द के बहुत ज़्यादा इशूज़ हैं, माइग्रेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, हेडेक्स बहुत ज़्यादा हो रही है। तो आज आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आपकी सर दर्द से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं उनका हल लेकर हम आपके पास आए हैं। हमारे साथ पेन मैनेजमेंट एक्सपर्ट डॉक्टर शहजाद अहमद भट्टी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक, शुक्र अल्लाह। कैसा गुजरा है रमज़ान आपका? बहुत अच्छा जी। रमज़ान में जितनी मसरूफियत रहे उतना अच्छा है। टाइम गुजरने का पता नहीं चलता और रोज़ा भी नहीं लगता। अच्छा, ये वैसे बहुत से लोग हैं जिनको रोज़ा लगता है। आप फिर वो ऑब्वियसली बिज़ी इतने ज़्यादा होंगे, स्केजुअल आपका इतना ज़्यादा बिजी होगा जिसकी वजह से आपको नहीं लगता। डॉक्टर शहजाद, मैं अभी बात कर रही थी कि रमज़ान में लोग यही शिकायत करते नज़र आते हैं कि सर दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है। आफ्टरनून हेडेक की हम बात कर रहे थे कि वो बहुत ज़्यादा होता है, तो बेसिक रीजंस हैं क्या? रमज़ान में बहुत सारे जो पेशेंट्स हमारे पास डिफरेंट किस्म के आना शुरू हो जाते हैं। बीइंग ए पेन मैनेजमेंट एक्सपर्ट, बिल्कुल उसमें सबसे ज़्यादा जो लोग आते हैं सर दर्द के साथ आते हैं। उसको हम कहते हैं आफ्टरनून हेडेक्स। ये वैसे भी होती है कि रमज़ान में थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, इसमें होता ही है कि हम इसको 3-4 हिस्सों में तकसीम करते हैं। कुछ वो लोग होते हैं जिनको पानी की कमी होना शुरू हो जाती है, जो धूप में फिरते हैं, जो मोटरसाइकिल चलाते हैं, जो सुबह पानी कम पीते हैं, तो उसको हम डिहाइड्रेशन की वजह से सर दर्द शुरू हो जाती है। ठीक है। फिर दूसरी जो मेन वजह होती है दर्द की, वो हाइपोग्लाइसीमिया, यानी ब्लड शुगर लेवल लो होना शुरू हो जाता है ज़ोहर की नमाज के बाद। ये पीक तक जाता है मगरिब से पहले और सर दर्द शुरू हो जाएगी, चक्कर आने शुरू हो जाएंगे, लगेगा बंदा गिरने वाला हो गया है, या कईयों का तो दिल बैठना शुरू हो जाता है। ये सब हाइपोग्लाइसीमिया की निशानी है। ठीक है। तीसरी वो लोग जिनको चाय या निकोटीन, जो कैफ़ीन ज़्यादा लेने की आदत है, जो कॉफ़ी ज़्यादा पीते हैं, जो चाय ज़्यादा पीते हैं, तो उनका वो जैसे नशा टूटना शुरू हो जाता है और उनको हेडेक शुरू हो जाती हैं, बॉडी एक शुरू हो जाती हैं। और चौथी किस्म आम तौर पे वो जो निकोटीन वाले हैं, जो सिगरेट पीते हैं, उनकी भी सिगरेट की रेंज ख़त्म होनी शुरू। सो सारे लोग हेडेक्स के साथ आते हैं। इसको हम मिला के एक आफ्टरनून हेडेक है। ठीक हो गया। तो ये बेसिक रीजंस हैं। आपने 4 मेन चीज़ें बता दी हैं। अगर आपका बॉडी शुगर लेवल लो हो रहा है उसकी वजह से होता है। उसके अलावा हमारे जो निकोटीन यूज़ करने वाले लोग हैं उनको होता है। और हम चाय की अभी आपने बात की, सहरी में मोस्टली यही कहा जाता है कि अगर हम चाय पियेंगे तो चाय पीने से हमारा सर दर्द जो है वो ठीक हो जाएगा। लेकिन यही कहा जाता है कि कैफ़ीन प्रोडक्ट्स आपको नहीं लेनी चाहिए। तो फिर उसको ऑल्टरनेट हम क्या यूज़ करें? देखिए, अब होता ये कि हमारी जो सर दर्द है, ये डिसीजन इसका होता है सहरी के वक्त। बिल्कुल। देखिए, हमारे जितने लोग जिनको आदत है ये सोच के सहरी करने की कि हम हैवी चीज़ खाएं, निहारी खा लें, पाए खा लें, 2 पराठे खा लें, जो गाढ़ी किस्म की 2-4 गिलास लस्सियों के पी लें जी। ये सारी वो चीज़ें जो पानी को जज्ब करती हैं। इससे क्या होगा कि पानी का जज्ब होना शुरू हो जाएगा जल्दी। बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है पानी की वो पूरी नहीं होगी और उससे सारी जिस्म में दर्द, ख़ास तौर पे सर में स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि पानी हमें चाहिए अपनी सारी बॉडी को रन करने के लिए। Exactly. अगर पानी की कमी होगी, नमकियात की कमी होगी, इम्बैलेंस होगा, तो ये इट विल रिजल्ट अल्टीमेटली सारी जिस्म की दर्द और ख़ास तौर के ऊपर सर की दर्द। और बाद लोगों को सर दर्द तो इतनी होती है कि उनको वॉमिटिंग शुरू हो जाती है, चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। ये इस चीज़ की निशानी कि पानी की कमी हो रही है। अब करें क्या? अगला सवाल अब करना ये चाहिए कि आप जो सहरी है उसको आप जितना लाइट रख सकते हैं उतना बेहतरीन है। अगर सादी रोटी खा ली जाए, उसमें साथ में कोई और हल्का सा कुछ सालन भी लेना, तो उसको बोटियाँ ना खाएं, सिर्फ सालन ले लें, कोई अंडा ले लें, ताकि जितनी सहरी हल्की होगी उतना आपका दिन अच्छा गुजरेगा। ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, हैवी जितने जो तली हुई चीज़ें, डीप फ्राइड चीज़ें, ये सारी की सारी हम लोग सहरी में भी खाना शुरू कर देते हैं। खासतौर पे वो लोग जो किसी दावत में जाते हैं, जो सहरी के आजकल हमें एक नया रिवाज बन गया है, बुफे लग जाते हैं। ये उस वक्त तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जैसे ही आप 11-12 बजे के बाद आएंगे तो ये इसके इफ़ेक्ट्स आने शुरू हो जाते हैं और जलन शुरू हो जाएगी, सर में दर्द शुरू हो जाएगी। सो कीप योर सहरी लाइट। और नंबर 2, दूसरी चीज़ हम डिसीजन लेते हैं अफ्तार और सहर के दरमियान वक्फे से पानी पीते रहें, ताकि पानी एकदम बंदा जग तो नहीं पी सकता, तो अगर पानी पीते रहेंगे तो जो सारा दिन पानी की कमी है वो ठीक होती है, उसको हम वाटर डेफिशिएंसी को पूरा कर सकते हैं। बिल्कुल। अभी वही आपने बात की कि इकट्ठा पानी पी लेते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि आपने खजूर खाई है, खजूर खाने के बाद ही आप 1 गिलास 2 गिलास पी लिया, उसके बाद क्या होता है कि आपको कुछ खाने को दिल नहीं करता, तो वो भी गैप आ जाता है। तो वाटर के क्या इंटरवल्स होने चाहिए? इफ्तारी से सहरी तक कितने ग्लासेस हमें इनटेक लेनी चाहिए?
अच्छा, जब अफ्तार की बात करते हैं तो हम लोग एक चीज़ इस्तेमाल करते हैं, उसको नींबू पानी कहते हैं। जी बिल्कुल, ये बेस्ट चीज़ है। ओके। और इसमें आप थोड़ा सा नमक डाल लें तो ना सिर्फ ये आपके पानी की कमी पूरी कर देगा, नमकियात की कमी पूरी कर देगा, बल्कि अगले दिन सुबह के लिए ये रिज़र्व भी बन जाएगा। सो जब तक हम इशा की नमाज़ पढ़ के सोते नहीं हैं, हमें मुसलसल एक एक गिलास थोड़े थोड़े अरसे बाद पानी पीते रहना चाहिए, ताकि अगले दिन जब हम उठें सहरी के लिए, जो कि अक्सर रात 3, साढ़े 3, 4 बजे लोग उठ जाते हैं, ताकि वो उसके साथ साथ पानी की कंटिन्यूशन होती रहे। डंपिंग जो होती है पानी की, 6 गिलास 5 गिलास इकट्ठे नहीं पिए जा सकते, और उससे उल्टा तबीयत ख़राब होनी शुरू हो जाएगी। तो पानी को वक्फे वक्फे से पीते रहें, उससे ये बेहतर होगा कि आपकी जो पानी की कमी नहीं होगी। ये एक बात है। अच्छा, दूसरी बात, वो लोग जो निकोटीन लेते हैं, वो लोग जो कैफ़ीन लेते हैं, बिल्कुल, तो अगर उनको अवॉइड नहीं कर सकते तो हमारा फिर उनको मशवरा ये होता है कि आप जब सैरी करने लगते हैं तो आखिर में एक स्ट्रॉन्ग कप ऑफ कॉफ़ी भी ले लें, ब्लैक कॉफ़ी का ले लें, ताकि आपकी जो निकोटीन की एक बल्क आपको, जो कैफ़ीन की एक बल्क आपको चली जाएगी, वो आपको सारा दिन काफ़ी हद तक आपका गुजारा करा देगी। ठीक हो गया। जो सुबह के टाइम ही हम कुछ कर सकते हैं, हम इफ्तार के बाद भी कुछ कर सकते हैं, तो हेडेक कंट्रोल हो सकती है। ठीक है, तो ब्लैक कॉफ़ी आपने कहा है कि सहरी में इस्तेमाल, उससे डिहाइड्रेशन होने के चांसेस तो नहीं है? एक कप से नहीं होगी, पानी अलग से लिया, ये सब जब आखिरी हम अजान से पहले जब चाय पीनी है तो जिसको आदत है कैफ़ीन लेने की, उनकी बात कर रहा हूँ। लेकिन इसमें एक बात याद रखनी है कि जो हमारे जो कोला ड्रिंक्स होते हैं उनमें भी कैफ़ीन की कुछ मकदार होती है, वो नहीं लेने चाहिए, उनको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा शुगर होती है, ये भी इन दी एंड डिहाइड्रेशन कॉज करती है। ठीक हो गया। अभी हम नींबू पानी की बात कर रहे थे कि इफ्तार में उसको लेना चाहिए, लेकिन डॉक्टर साहब बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं जिन्हें ब्लड प्रेशर के इश्यूज़ होते हैं, तो उनके लिए वो हार्मफुल हो सकता है या वो ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, सिर्फ वो नमक ना डालें। ठीक है, सिर्फ उसमें नमक का इस्तेमाल ना करें। नींबू पानी इटसेल्फ में कोई हर्ज नहीं है, इसमें कोई मेडिकल रीज़न नहीं है जिससे हम सकें कि आप ना लें, इसका नमक का इस्तेमाल ना करें, कुछ चीनी डाल लें, लेकिन पानी ज़रूर लें। उसमें सिर्फ हमें ये होता है कि नमक के साथ साथ जो लीमू की अपनी खसूसियात हैं, हेल्प इन जो बॉडी की मेटाबॉलिक बैलेंस होता है उसको हेल्प करता है ख़राब होने से बचाने में। ठीक है, तो एसिडिक पेशेंट्स को भी इससे कोई इशू नहीं हो सकता अगर वो उसमें लेते हैं। चलें जी, फैंटास्टिक। डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि एज अ पेन मैनेजमेंट एक्सपर्ट, रमज़ान में ज़्यादा पेशेंट्स आते हैं उसकी, क्योंकि ऑब्वियसली उनकी वो जो डेफिशिएंसीज जो होती हैं वो ज़्यादा होती है, तो उनको फिर आप डाइट के साथ साथ और क्या ट्रीटमेंट्स होते हैं जिसकी तरफ जाने के लिए कहते हैं? देखिए, हम सबसे पहले उनको ये बताते हैं कि आप ये पहचानें कि आपकी सर दर्द की वजह क्या है। जब आपको सर दर्द की वजह पता चल जाएगी तो उसको कंट्रोल करना आसान हो जाएगा। बिल्कुल। मसलन जो सिगरेट पीने वाला उसकी वजह कुछ और है, जो कॉफ़ी पीने वाला उसकी वजह कुछ और है, जो सारे दिन मोटर बाइक पर फिर के हमारे दोस्त काम करते हैं उनकी वजह कुछ और है, और इसी तरह यू नीड टू फाइंड के कॉज क्या हो सकती है, रूट कॉज आपने अपना ढूंढा। अक्सर जो कॉजेज़ हैं वो अवॉइडेबल हैं थोड़ी सी एहतियात से, जो आप सुबह कर सकते हैं और आप शाम को भी कर सकते हैं। तो डिहाइड्रेशन ना हो, इम्बैलेंस ना हो, तो ये हेडेक्स हो जाती हैं। अच्छा, इसके अलावा जो ज़्यादा पेशेंट हमारे पास आना शुरू हो जाते हैं वो माइग्रेन के मरीज़ हैं। एग्जैक्टली, मैं इसी तरफ ही आना चाह रही थी कि माइग्रेन के भी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होने लग जाते हैं, आधे सर का स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। जी, उसमें होता है कि ज़रा सी इरिटेशन, जैसे कुछ शोर है, ज़्यादा लाइट्स हैं, और ख़ास तौर पर जब ज़ोहर के बाद खाने बनने शुरू हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग स्मेल है घी की है, किसी भी खाने की, किसी भी मसाले की, वो बाज़ औक़ात हेडेक ट्रिगर कर देती है। तो वो हेडेक्स जो होती हैं वो आम तौर के ऊपर एक साइड पे होंगी, शदीद होंगी, एपिसोडिक से हमारा हेडेक होने से पहले पता चल जाता है। बिल्कुल। और उसके बाद फिर चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, और फिर बाज़ लोगों को तो हेडेक इतनी ज़्यादा होती है कि उनसे रोशनी बर्दाश्त नहीं होती, बात करना नहीं बर्दाश्त होता, वो टीवी नहीं देख सकते, फ़ोन नहीं सुन सकते। तो ऐसे लोगों को चाहिए ये कि वो सारा कुछ छोड़ें, तसल्ली से किसी ऐसे कमरे में चले जाएं जहाँ पे लाइट ज़्यादा ना हो, कमरे का टेम्परेचर डाउन हो, गर्मी ना हो, पंखा चला लें, एसी चला लें, और लाइट काम करके थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं, तो उनकी हेडेक ऑटोमेटिकली सबसाइड होना शुरू हो जाएगी। लेकिन ये हेडेक रमज़ान वाली हेडेक से थोड़ी सी डिफरेंट होती है। ठीक हो गया। अब मुझे ये बताएं डॉक्टर साहब कि ऑब्वियसली हमारा स्लीप साइकिल भी डिस्टर्ब होता है। हम नॉर्मली लोग ये करते हैं कि इफ्तार से सहरी तक जागते रहते हैं, और उस टाइम में स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसकी वजह से भी हेडेक के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आपने बहुत बेहतरीन बात की है, और ये ऐसी बात की है जो कि हर घर और हर जगह का मसला है। एग्जैक्टली। इसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो कि हमारी बॉडी की रनिंग के लिए स्लीप बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल। और स्लीप में स्लीप साइकिल बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये सोचते हैं कि हम अगर ये जो फजर पढ़ के सो के ज़ोहर तक सोए रहेंगे, तो ये हेल्दी नहीं है। नींद तो शायद पूरी हो सकती है, हेल्दी नहीं है। हेल्दी वही स्लीप है जो अल्लाह ताला की
ने बनाई है कि आप रात को सोएं और सुबह उठें। बिल्कुल। तो अक्सर अब रिवाज ये हो जाता है कि लोग जोर फजर पढ़ के तो फिर सोते हैं, ये ठीक नहीं है। इट कैन ऐड टू हेडेक, ये थकावट में इजाफा कर देता है, और ख़ास तौर पे वो लोग जिन्हें सुबह नौकरी पे जाना है, काम पे जाना है, उनकी नींद ही पूरी नहीं होती। एग्जैक्टली। और फिर वो पूरे दिन में भी उस तरह से सारा दिन भी उनको सुस्ती और थकावट और काहली और फिर इरिटेशन, फिर गुस्सा, फिर और हेडेक, ब्लड प्रेशर हाई, ये सब कुछ शुरू हो जाता है उसके साथ। बिल्कुल। तो उसके लिए क्या सजेस्ट करते हैं कि आप रमज़ान में किस तरह से अपनी स्लीप साइकिल को लेकर चलें? बेहतरीन तो ये है कि आप इशा की नमाज के बाद जब आपको टाइम मिले आप सो जाएं और सुबह फजर से पहले उठ जाएं। लेकिन यहाँ मैं एक और बात ज़रूर करना चाहूँगा, जो मेरे पास हेडेक के लोग आते हैं उनको हम एक दो तीन चीज़ें बताते हैं जिनको हम रेड फ्लैग्स कहते हैं। देखिए, हर हेडेक जो होती है वो नॉर्मल नहीं होती। कुछ हेडेक्स ऐसी होती हैं जिनके बारे में हमें थोड़ा सा मोहतात रहना चाहिए। ओके। मसलन अगर सर दर्द दवाइयाँ लेने के बावजूद वो ठीक नहीं हो रही है, इसका मतलब है कि उसमें कुछ ऐसी चीज़ है जो हमें उसको मॉनिटर करना चाहिए। फिर वो सर दर्द जिसके साथ बुखार हो जाए, वो सर दर्द जिसके साथ वॉमिटिंग शुरू हो जाए, वो सर दर्द जिसके साथ कुछ दौरा पड़ना शुरू हो जाए किसी को, इसका मतलब ये हुआ कि इसके पीछे कोई ना कोई मामला है। अगर आप ठीक नहीं हो रहे, अगर वॉमिटिंग शुरू हो गई है, अगर कोई फिट पड़ गया है, इसका मतलब ये वो टाइम है जब आपको किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए ताकि उसको प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट करें। Exactly. चाहे 100 में से एक, चाहे 1000 में से एक, ये हेडेक्स बाज़ वक़्त हमारे पास पेशेंट्स आ जाते हैं जिनको लोग सिर्फ एक छोटी सी गोली लेके जो हम घरों में मिलती है वो खा के ट्रीट करते रहते हैं। लेकिन जब ये रेड फ्लैग्स आने शुरू हो जाएं तो ज़रूर किसी डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए। ठीक है, ये आपने बहुत अच्छी बात की है। हम नॉर्मली यही देखते हैं कि हर घर का इशू है सर दर्द, तो बहुत ज़्यादा लोगों को होता है। हल्की सी पेन स्टार्ट होती है, हम 2 पेन किलर्स ले लेते हैं, उसके बाद फिर शाम को सर दर्द मुझे हो रहा है, फिर पेन किलर्स ले लेते हैं या चाय के यूज़ कर लेते हैं। तो पेन किलर्स का सही इस्तेमाल क्या है और क्या ये हार्मफुल हो सकती है जब हम इतनी ज़्यादा इंटेक करते हैं इसकी? हर चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल नुकसानदेह है, और ख़ास तौर पर ये जो पेन किलर्स आते हैं जो हमारे घरों में हम अपनी ज़ुबान में फक्के के पक्के लेके खाते रहते हैं, ये ठीक नहीं है। अल्टीमेटली आपके मैदे को नुकसान देती हैं, फिर ये जिगर के मामलात भी ठीक नहीं रहते, जिससे बाकी जो सारे के सारे टेस्ट हैं वो इरेगुलर होने शुरू हो जाते हैं। सो एक हद दफ़ा तो ठीक है, बट अगर अब ये महसूस हो कि मेरी दवाइयों की डोज बढ़ती जा रही है, पहले 1 से आराम आता था, अब 3 खानी पड़ती हैं, पहले दिन में 1 दफ़ा लेना पड़ती थी, अब 4 दफ़ा लेनी पड़ती है। सो दिस इज़ द टाइम हमें ये सोचना चाहिए कि हेडेक की कहीं और वजह तो नहीं है। बिल्कुल जी, वंस इन अ ब्लू मून अगर आपको पेन हो जाए आप एक पेन किलर ले लो, लेकिन अगर आपको डेली बेसिस पे इस तरह के इश्यूज आ रहे हैं तो आपको डेफिनेटली कंसल्ट करना चाहिए इसका। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि हेडेक के मोस्टली सुनने में यही आता है कि जितने फीमेल्स होती हैं उनको ज़्यादा होती हैं, तो क्या इसकी क्या बेसिक भी रीज़न है? हमारे पास इवन जो माइग्रेन के पेशेंट्स आते हैं ये 4 टाइम्स फीमेल ज़्यादा हैं। ओके। 4 गुना ज़्यादा होती है, यानी मेल अगर 1 आता है तो ख़वातीन 4, 5, 6 आती हैं। और उसमें कुछ वजूहत है। एक तो ख़वातीन का स्ट्रेस जो का थ्रेशोल्ड है वो कम है, फिर बॉडी स्ट्रक्चर ने ऐसा बनाया कि जिसमें ये इंजरी प्रोन है, ज़्यादा इंजरीज हो जाती हैं। प्लस इसके अलावा कुछ जिनका हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं उसकी वजह से भी हेडेक्स हो जाती हैं। प्लस हमारी ख़वातीन की अक्सरियत जो है वो ना तो कोई एक्सरसाइज करती है, ना कोई वॉक करती है, ना वो धूप में जाती है, ना उसकी प्रॉपर डाइट है। तो देखिए, भूखा रहना कोई डाइटिंग नहीं। बिल्कुल ठीक है, ये कोई डाइटिंग नहीं कि आप कहें कि मैं तो 24 घंटे में एक टोस्ट खाती हूँ, 1 कप चाय का लेती हूँ। बिल्कुल, ये कोई हेल्दी डाइट नहीं है। उससे क्या होता है कि हमारी रेजिस्टेंस लो होना शुरू हो जाती है। जब बंदे में ताकत ही नहीं है थोड़ी सी भी चीज़ लेने की, तो कैसे वो बर्दाश्त करेगा? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने की है। यहाँ पर यही होता है कि हम डाइटिंग कर रहे हैं, हम प्रॉपर उस तरह से न्यूट्रिएंट्स जब आपकी नहीं होती, डेफिशिएंसी होती है, तो उसके बाद आपको हेडेक के इश्यूज जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होने लग जाते हैं। मुझे ये बताएं कि सर दर्द की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। अभी हमने बात की है, फुल सर का दर्द भी होता है, माइग्रेन भी होता है, और अक्सर यही होता है कि सर दर्द के साथ हाफ सर दर्द हो रहा है तो उसके साथ आँख में भी बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाता है, और एट टाइम्स तो ये भी होता है कि साथ कान का दर्द भी शुरू हो जाता है। तो बेसिक टाइप्स कितनी है सर दर्द की? उसमें 3-4 किस्म के पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। सबसे ज़्यादा जो लोग आते हैं वो माइग्रेन के साथ आते हैं। माइग्रेन की निशानी ये होती है कि एक साइड पर दर्द शुरू होगी, वो पीछे तक जाती है, पट्टे खींचना शुरू हो जाएंगे, और वो एक शुरू होगी, कुछ अर्से बाद एक पीक पे जाएगी, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, दूसरी चीज़ होती है स्ट्रेस या टेंशन हेडेक। टेंशन हेडेक होती है आमतौर के ऊपर ये इस सामने फ्रंट पे ये बैंड की तरह ऐसे लगेगा जैसे किसी ने कोई पट्टी बांध दी है, तो वो टेंशन हेडेक होती है। वो लोग जो स्ट्रेस प्रोन है, जिनको ज़्यादा एंग्जाइटी ज़्यादा हो जाती है, उनको होती है। फिर एक हेडेक जो मेल्स में ज़्यादा कॉमन है उसको हम कहते हैं क्लस्टर हेडेक। वो जो अभी आपने जिक्र किया कि वो एक आंख में होगी और वो पीछे को चली जाती है, लगता है किसी आंख में किसी ने छुरी चला दी है, और आंख में पीछे तक जाती है, उसको हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं क्लस्टर हेडेक।
फिर इसके अलावा ऑक्सीपिटल हेडेक होती है जो पीछे यहाँ पे एक सिरे में होती है, यहाँ पे जाके, और ये पीछे गर्दन को चली जाएगी और ये ऐसे लगेगा किसी ने गर्दन हमारी अकड़ा दी है, पीछे किसी ने इसके अंदर कुछ सरिया फिट कर दिया। तो वो ऑक्सीपिटल हेडेक ब्रेन की बैक साइड पे जो बेसिकली होती है, बैक साइड ये फिर दोनों पीछे। और फिर हमारे पास जो खास तौर पे बेशुमार ख़वातीन खास तौर पे जो आती हैं वो पीछे की जो हेडेक होती है उसके साथ तो दोनों कंधों के दरमियान जो जगह है बिल्कुल आपके शोल्डर्स मसल्स जो होते हैं वो स्टिफ हो जाते हैं, उसको हम फाइब्रोमाइल्जियास कहते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं कि ये आपके ये जो पट्टे सारे ये वाले गर्दन के पीछे वाले और ख़ास तौर पे दो कंधों के दरमियान जो जगह है उसको अकड़न शुरू हो जाएगी, खिंचाव शुरू हो जाएगा, दर्द शुरू हो जाएगा, काम नहीं होगा, चलना नहीं जाएगा, किचन में खड़ा नहीं हो जाएगा, तो उसको हम फाइब्रोमाइल्जियास कहते हैं। ये तमाम की तमाम दे आर ट्रीटेबल। हम इनको डायग्नोज कर सकते हैं, हम इनको ट्रीट कर सकते हैं, हम उनकी एहतियात बता सकते हैं, हम ये उनको बता सकते हैं अब ये काम करें तो हेडेक से आप बच सकते हैं या सिवेरिटी कम से कम हो जाएगी। डिस्टेंस उनका 1 दिन के बाद होती है तो 15 दिन बाद होगी, सो दे आर अवॉइडेबल। ओके, सो दे आर क्योरेबल। आपके इसके ट्रीटमेंट्स हैं, आप डाइट बेहतर कर सकते हैं, उसके अलावा क्या क्या ट्रीटमेंट्स हैं? फिजियोथेरेपी की तरफ जाना होता है, एक्सरसाइजेज आप सजेस्ट करते हैं या थ्रू मेडिसिन इसका ट्रीटमेंट? लेकिन जो सबसे बेहतरीन चीज़ें वो दो हैं, एक अपनी डाइट प्रॉपर रखें और नंबर 2 अपनी वॉक या एक्सरसाइज प्रॉपर रखें, और तीसरी चीज़ हम इसमें हेडेक्स में ऐड करते हैं वो स्लीप है। हम फिर घूम फिर के वही आ जाएंगे अगर हमारा स्लीप का टाइम पूरा है, स्लीप का पैटर्न ठीक है, हमारी थोड़ी सी एक्सरसाइज है, थोड़ी सी वॉक है, और उसके बाद यहाँ फिर हमारी डाइट प्रॉपर है। ये जितने हम बाहर से खाने खाते हैं ख़ास तौर के ऊपर ये जंक फूड जो है, फिर ये कोला ड्रिंक्स जो हैं, ये जो ऐसे खाने जिसके अंदर घी बहुत ज़्यादा है, जो डीप फ्राई होके आते हैं, बिल्कुल ये नहीं लेने चाहिए। ये लेते इनसे बचे रहेंगे तो आपकी हेडेक्स भी नहीं होगी, आपके बाकी पेट और जिगर और गुर्दे के अमराज भी नहीं होंगे और आपकी ज़िंदगी भी आसान रहेगी। एग्जैक्टली और ये बहुत वो चीज़ें हैं जो हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं अगर अपनी डेली रूटीन में ही सर्टन चेंजेस हम ले आएँ। आप क्या ऐसा हो सकता है डॉक्टर साहब के हेडेक की वजह से आपको बाकी इश्यूज़ भी आ जाएं, आपकी बाकी ऑर्गन्स भी जो हैं वो भी वर्क करना छोड़ दें या वो भी इफ़ेक्ट हो सकते हैं? बिल्कुल, देखें जो सर है वो इंसान के जिस्म का एक बड़ा वाइटल और इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। बिल्कुल। तो जब सर के मामला ठीक नहीं होते तो उसका असर फिर हमारे हार्ट पे भी होता है। अक्सर हेडेक के जो पेशेंट्स होते हैं उनको ब्लड प्रेशर शुरू हो जाता है, उनकी शुगर लेवल्स हाई होने शुरू हो जाती हैं, उनका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, उनके मसल्स वीक होना शुरू हो जाते हैं, वो कोई काम नहीं कर सकते, कंसंट्रेट नहीं कर सकते। जब जॉब पे आप ठीक नहीं होंगे तो फिर आपके डिप्रेशन के और एंग्जाइटी के इश्यूज शुरू हो जाएंगे। सो ये हेडेक बेसिकली एक ट्रिगर पॉइंट है। जब बंदे को सर में दर्द हो रही है उसको दुनिया की कोई चीज़ भी अच्छी नहीं लगती, कोई अच्छी नहीं लगती, काम नहीं कर सकता, किसी से बातचीत नहीं कर सकता, कोई सोच नहीं सकता, कोई नई चीज़ कोई इमेजिन नहीं कर सकता। इसका मतलब कि हेडेक आपकी ज़िंदगी के हर हिस्से को मुतासर करती है, स्टार्टिंग फ्रॉम योर जॉब, स्टार्टिंग फॉर योर क्रिएटिविटी एंड स्टार्टिंग फॉर योर एवरीडे लाइफ। Exactly. हर एक से लड़ते रहेंगे, हर एक से झगड़ा करते रहेंगे, तो फिर आप काम किस वक्त करेंगे, तो फिर सोशल लाइफ बंदे की ख़राब होना शुरू हो जाती है। एग्जैक्टली आपकी फिजिकल एक्टिविटीज़ उस तरह से नहीं होती, आपकी पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाते हैं, चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाता है। तो हमने बच्चों में भी मोस्टली देखा है कि चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा हो जाता है हेडेक की वजह से। यही हमारे स्लीपिंग डिसऑर्डर्स या ईटिंग डिसऑर्डर्स की वजह से। एक्सरसाइज की बात की आपने कि एक्सरसाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो रमज़ान में हम किस टाइप पे अपनी एक्सरसाइज को लेकर जाएं? जो सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज रमज़ान में है वो सिर्फ एक है और वो वॉक है। ओके। कोई बॉडी बिल्डिंग करने की ज़रूरत नहीं है, कोई ऐसे काम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले ही जो हमारे जिस्म में नमकियात की कमी होती है, बाज़ औक़ात अगर हम ज़्यादा ज़ोर लगाएं तो मसल डैमेज होने का ख़दशा होता है। तो वो लोग जो प्रॉपर जिम नहीं कर सकते, जो एक बेहतरीन काम किसी वक्त भी कर सकते हैं वो वॉक है। वो वॉक है, आप सहरी से पहले भी कर सकते हैं, आप अफ्तार से पहले भी कर सकते हैं, आप इशा की नमाज के बाद भी कर सकते हैं, जब मौका मिले। वॉक का कोई टाइम नहीं है, बिल्कुल। ये बात ये याद रखिएगा, वॉक का कोई टाइम नहीं है। आपको जब मौका मिले, जब अपॉर्चुनिटी मिले, 20 मिनट की मिले, आधे घंटे की मिले, किसी वक्त भी मिले, आपको वॉक करनी चाहिए। इससे आपकी शुगर भी ठीक रहेगी, मसल भी ठीक रहेंगे, आपके ओवरऑल जो ब्लड प्रेशर भी ठीक रहेगा, हेडेक्स भी नहीं होंगी, खाना भी हजम होगा एंड यू विल फील गुड। तो एक चीज़ जिस पर खर्चा कोई नहीं है वो वॉक है और वो ज़रूर करनी चाहिए। बिल्कुल, कोई जिम जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको वेट लिफ्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है कहीं पर भी। इनफैक्ट वॉक के लिए तो अगर आप बाहर भी नहीं जा सकते तो आप छत पे भी कर सकते हैं, एक रूम में भी अगर आप चक्कर लगा सके तो वो भी आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है। इसके साथ साथ स्ट्रेस मैनेजमेंट कितनी ज़रूरी है। हम देखते हैं कि हमारी ख़वातीन जो हैं स्पेशली वो बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बातों का स्ट्रेस लेती हैं, जिसकी वजह से हमारा सर दर्द स्टार्ट हो जाता है।
स्ट्रेस मैनेजमेंट बेसिकली फिर वही चीज़ें एक कम्बिनेशन है। ये एक चीज़ पे आप अगर किसी को ये कहते भाई तुम टेंशन ना लिया करो, तो ऐसे तो नहीं हो सकता। तो उसका एक खुद मैनेजमेंट करने के लिए वही इससे आ जाएंगे। आपकी स्लीप बेहतर होनी चाहिए, आपकी डाइट बेहतर होनी चाहिए, आपकी थोड़ी सी फिज़िकल एक्टिविटी अदर देन जो आपके काम है। अब लोग मेरे पास आते हैं, जी हम सारा दिन काम करते रहते हैं, ख़वातीन कहते हैं मैं सारे दिन घर में फिरती रहती हूँ। तो ये जो काम करते हैं, जो हम दफ्तरों में ऊपर नीचे फिरते हैं, वो एक्सरसाइज नहीं होती। वो एक्सरसाइज बिल्कुल नमाज की तरह से है कि आप नियत करके जाएंगे कि मैंने 20 मिनट वॉक करनी है, तो वो वॉक कंसिडर होगी। अगर आप सारे दिन ऊपर नीचे फिरते रहते हैं घर के अंदर भी, तो वॉक नहीं है, वो एग्जर्शन है, क्योंकि आपका जहन किसी और तरफ लगा हुआ। अब जब आप नियत करेंगे कि ये 20 मिनट मैंने वॉक करनी है, या मैंने एक्सरसाइज करनी है, या मैंने कोई भी जिम जाना है, तो वो उसका फ़ायदा है। तो वो 20 मिनट या आधा घंटा अपनी ज़िंदगी में ज़रूर रखें स्ट्रेस मैनेज करने के लिए। इससे बेहतरीन चीज़ और कोई भी नहीं। वैसे बहुत अच्छी बात की है, हम अपने आप को टाइम नहीं देते। हम अगर जॉब करते हैं, ऑफिस पे जाते हैं, घर के काम करते हैं, हमें अपने आप को टाइम देना बहुत ज़रूरी होता है। अगर खुद को हम टाइम देंगे तो उसकी वजह से हमारी जो एक्सर्शन जो है वो उतनी ज़्यादा नहीं होगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर गिविंग अस योर टाइम। इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ जो आज इन्होंने ज़बरदस्त टिप्स दी हैं आप उनको यूटिलाइज़ करेंगे, और उसी के साथ साथ सर दर्द के जितने इश्यूज़ जो हैं वो उसी के साथ रिजॉल्व हो जाएंगे। इसी के साथ साथ रोज़ा और सेहत से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।